हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं, सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोग 17 अक्टूबर 2023 का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। साथ ही साथ जो अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी, एंड वो दूसरे एग्जामिनेशंस चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशंस हों जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, वगैरह वगैरह, जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज पूछी जाती है। तो डजेंट मैटर आप कौन से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो एंड तक इसको देखिएगा, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेंगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के साथ में कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं समझने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं 17 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। चले देखते हैं सर। तो जो पहली न्यूज है उसमें हमको ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड द चैलेंज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। द केस हैज बीन पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट सिंस 8 years। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से एक याचिका डली हुई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी स्कीम है उस स्कीम को चैलेंज कर रखा है, या फिर उस पूरी स्कीम के अगेंस्ट में एक याचिका डाली गई है। अब वो याचिका लगभग 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसेस वगैरह थी अल्टीमेटली सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो संवैधानिक बेंच या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, जिसमें कम से कम 5 जजेस जो हैं बैठकर फैसला देते हैं, और ज्यादा जजेस, इसके अलावा जितने हो सके उतने जजेस आप रख सकते हो, बट मिनिमम 5 जजेस रखे जाते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है ये मसला रेफर कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, और दूसरा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मगर इसको चैलेंज क्यों किया गया है पहले उसके ग्राउंड्स को देख लेते हैं। तो ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग द एक्ट, it facilitates the anonymous donation to political parties, thus violating the rights of citizens to information about funding of political parties। मतलब ये कि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, जिसके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स का जो पूरा एक्ट या कानून है, इसकी मदद से अब हो ये रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दान देना चाहता है या चंदा देना चाहता है तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर दे सकता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है कौन नहीं पैसा दे रहा वो पता नहीं चलेगा, वो अपनी पहचान जो है छुपा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने या फिर जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है उन्होंने ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिक लाइफ का हिस्सा हैं। पब्लिक लाइफ में रहते हुए आप इलेक्शन लड़ रहे हो, जीतने के बाद में आप जो है सरकार बना रहे हो और पूरा देश वगैरह चला रहे हो या राज्य चला रहे हो, जनता के लिए जो है काम कर रहे हो और जनता के द्वारा आप चुनकर जो है पावर में आते हो। तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि आपको फंडिंग कहां से आ रही है। और क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इसके चलते आपकी कौन फंडिंग कर रहा है कौन फंडिंग नहीं कर रहा वो अपनी पहचान छुपा सकता है। तो एक तरीके से नागरिकों का जो ये जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसका वायलेशन होता है। अब इसी के चलते, इसी में दूसरा पॉइंट ये जोड़ा गया है कि इसके चलते करप्शन जो है वो भी प्रमोट हो रहा है, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट, बोथ दीज इश्यूज कंसर्न्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 19, 14 एंड 21। तो आपका जो एक तो जानने का अधिकार हो गया और भी इससे रिलेटेड जो चीजें हो गई, अगर आप इनको फंडामेंटल राइट्स में जाके अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर देखो तो याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन होता है अगर ये जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है इसके चलते एनोनिमस नेचर इसका बना के रखा जाए डोनेशंस का, और ये पता ना चले कि डोनेशन कौन कर रहा है। तो इन तीन ग्राउंड्स के आधार पर इस याचिका को चैलेंज किया गया, इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था इस याचिका में। और लगभग 8 साल हो गए, 2017 के आसपास में ये बॉन्ड की स्कीम आई थी और उसी वक्त इसको चैलेंज किया गया था। तो तब से लेकर अभी तक में काफी वक्त निकल गया है एंड इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यह मसला रिफर कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें मिनिमम सुप्रीम कोर्ट के 5 या 5 से ज्यादा जजेस होते हैं, अब ये लोग इसके ऊपर जो भी सुनवाई करनी है करके फिर फैसला देंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये जो न्यूज है एज सच अपने बहुत ज्यादा काम की नहीं है, मगर इस न्यूज में जो जिस पर्टिकुलर चीज
जिसका जिक्र आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये हमारे लिए बहुत काम की है। जैसा कि आपको पता है 2024 में जनरल इलेक्शंस होने हैं। भारत के जो सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के या पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो है वो 2024 में होने वाले हैं। अब 2024 में जो ये इलेक्शन होने हैं उसके पहले अगर ये मुद्दा गर्मा गया है तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अभी लाइमलाइट में रहने वाला है। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होंगे, खूब राजनीति खेली जाएगी और 10 तरीके की चीजें होंगी। इस टाइम पीरियड में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला दे दिया, चाहे वो पॉजिटिव फैसला देते हैं चाहे वो नेगेटिव फैसला दें, यानी कि वो इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अपहेल्ड करें, वो बोलें कि स्कीम बिल्कुल ठीक है, तो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका एडवांटेज लेगी और राजनीति करेगी। और अगर वो इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को गलत साबित कर देते हैं, वो बोलते हैं कि स्कीम ठीक नहीं है और पूरी तरह इस एक्ट को खत्म कर देते हैं, या फिर अगर इसमें कुछ बदलाव करते हैं, तो भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज इसका फायदा उठाएंगी और इसके बेसिस पर राजनीति करेंगी। तो पॉइंट यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने वाले वक्त में काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, इसलिए एक बर्निंग इशू बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है और हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्यों न्यूज में है वो हमने देख लिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चले, तो ये हमने देख लिया कि न्यूज क्या है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और इसके बारे में पूरी बातचीत, प्लस इस पे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन कैन डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, कागज का एक टुकड़ा कह लीजिए, एक इस तरीके का मैकेनिज्म कह लीजिए, जिसकी मदद से हम लोग या कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकता है। Only political parties registered under the Representation of People Act 1951 and which secured not less than 1% of votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly of the state are eligible to receive electoral bonds। मतलब यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको खरीदना है, आप खरीद के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति ये चंदा दे सकता है, मगर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये चंदा दिया भी नहीं जा सकता। किन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चंदा दिया जा सकता है? सिर्फ उन राजनीतिक दलों को या फिर सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप ये चंदा दे सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड हैं, पहली शर्त। और दूसरा क्या, जिनको या तो अभी रिसेंट में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें या फिर जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें कम से कम 1% वोट मिला। मतलब यह कि लेट से आज की तारीख में मैं एक पार्टी है उसको चंदा देने जा रहा हूं, अब आज से जस्ट पहले यानी कि आज की तारीख है, इससे पहले जो आखिरी आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ है या फिर जिस पर्टिकुलर राज्य में ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है वहां पे जो भी आखिरी स्टेट का इलेक्शन हुआ है उसमें जो भी वोटिंग हुई थी उसका कम से कम 1% वोट इनको मिलना चाहिए। 1% वोट का मतलब क्या? सपोज कर लीजिए कि आपके 1000 वोट्स पड़े थे टोटल इलेक्शन में, इसका 1% बनता है 10 वोट। मतलब जीते हो हारे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपके कैंडिडेट्स को कम से कम 1000 में से 10 वोट मिलना जरूरी है। या फिर जितनी भी वैलिड वोटिंग हुई थी उसका कम से कम 1% वोट जो है आपकी पार्टी को मिला हो। सारे कैंडिडेट्स के टोटल वोट मिला के आपको 1% वोट मिला हो, बट इतना कम से कम होना जरूरी है, तभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता। तो याद रखना है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? एक तरीके का मैकेनिज्म है, कागज का एक टुकड़ा है, आप एक बैंक से खरीदते हो, कुछ पैसे देते हो और उसके बाद में ये टुकड़ा जो है या फिर ये जो भी आपका बॉन्ड है या फिर जो मैकेनिज्म है, इसको आप जिसको भी डोनेशन देना चाहो उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम आप ट्रांसफर कर सकते हो। वो पॉलिटिकल पार्टी फिर ये बैंक में जमा करेगी और उसको फिर पैसा मिल जाएगा और इस तरीके से उनकी फंडिंग हो जाती है। इन द मीन टाइम आपका नाम जो है पूरी तरीके से एनोनिमस रखा जाता है, आपका कि कौन आप हैं, कहां रहते हैं, क्या धंधा पानी करते हैं, इस बातों का कोई जिक्र नहीं किया जाता। तो आप एनोनिमस रहते हैं, बट इसकी मदद से आप पैसा दे सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है ये भी नहीं कि राह चलते किसी व्यक्ति ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसको भी पैसा दे दो। सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड है और आखिरी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ था उसमें या फिर जो राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें उसका जो इलेक्शन हुआ था, या तो दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक में जो भी वोटिंग हुई थी उसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कुल मिलाकर कम से कम 1% वोट मिला हो, तभी आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन या चंदा दिया जा सकता है। The bonds which are sold in multiples of the bonds which are sold in multiples of rupees 1000, rupees 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore can be bought from authorized branches of State Bank of India via check or digital mechanism. Cash is not allowed. The donor can then give this bond to the parties of their choice.
The political parties can choose to encash such bonds within 15 days of receiving them and fund their electoral expenses. Electoral bonds can be bought only during a specific window of time. तो पहली बात तो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब आपको कैसे मिलते हैं। सबसे छोटा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 1,000 रुपए का मिलता है, और बाकी भी बॉन्ड्स जो है इसके मल्टीपल में मिलते हैं, यानी इसके मल्टीपल ऑफ टेंस में मिलते हैं, यानी कि इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाएगा, एक और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख हो जाएगा। इस तरीके से इस मल्टीपल में आप बढ़ाते जाओ तो 1 करोड़ या इस तरीके से जो है आपको 1 करोड़ तक के इस तरीके के आपको ये बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं। मगर इस कल को आप ये सोचो कि 1,000 या 1,500 रुपए का आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो वो नहीं मिलेगा, 1,000 रुपए का मिलेगा या फिर 10,000 रुपए का मिलेगा। अब उसके बीच में आप 7,000 रुपए का आप 7,400 का बॉन्ड लेना चाहते हो, 8,600 का बॉन्ड लेना चाहते हो, तो ऐसे नहीं मिलते। मल्टीपल ऑफ 10 में जो है आपको ये बॉन्ड्स वगैरह मिलते हैं, 1,000, 10,000, 1 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में आपको ये बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। अब हर कहीं पे भी मिल जाए ऐसा भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ऑथराइज्ड ब्रांचेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस में आपको ये जो डिजिटल ये जो आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये मिलते हैं। इनको भी आपको जो खरीदना है तो इसके लिए या तो आपको चेक देना पड़ेगा या फिर आप डिजिटल मैकेनिज्म यूपीआई की मदद से, आरटीजीएस या इस तरीके के जो भी डिजिटल मैकेनिज्म है उसकी मदद से पैसा जमा करके आप ये बॉन्ड खरीद सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैश देकर ये बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता, ये सवाल बन सकता है। कैश देकर आप सोचो कि 1 करोड़ रुपए आप बैंक में लेकर जाओ, कैशियर को 1 करोड़ रुपए पकड़ाओ, ये बोलो कि भाई आप मेरा नाम पता और ये सारी चीजें मत पूछो, एनोनिमस क्योंकि मैं रह सकता हूं, ये 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया जो भी कैश पकड़ो और बॉन्ड दे दो और उसके बाद में मैं खरीद लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। कैश देकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे जा सकते। कम से कम आपकी कुछ आइडेंटिटीज बैंक वालों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन आया था कौन नहीं आया था। इस तरीके से भली वो बाद में जिक्र नहीं आएगा कहीं पे भी कि भाई किसने किसको दान दिया और कितना दान दिया, किसको कितना डोनेशन मिला, मगर फिर भी ये भी नहीं हो सकता ना कि कोई आदमी ब्लैक मनी लाके लगाना शुरू कर दे। तो इसलिए यहां पर आपको या तो चेक देना पड़ेगा या फिर डिजिटल मैकेनिज्म की मदद से आप एसबीआई की जो भी ऑथराइज ब्रांचेस हैं जहां पर ये बॉन्ड्स वगैरह बिक रहे हैं वहां पर जाइए और वहां पे खरीद लीजिए। कैश अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अब यहां से डोनर ने अपना जो भी डिजिटल मैकेनिज्म या चेक वगैरह से जितना भी 1,000, 2,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ जितने का भी बॉन्ड खरीदना है खरीदा, और वो बॉन्ड ले जाकर उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जिसको वो देना चाहता है, जिसको वो चंदा देना चाहता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जिस भी दिन इसको बॉन्ड मिला है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जाकर इस बॉन्ड को जो है इनकैश करवा सकती है, अपना बैंक में दिखाएगी, तो बैंक वाले फिर अल्टीमेटली जो भी उनका मैकेनिज्म होता है उसकी मदद से जितने रुपए का वो बॉन्ड होगा उतने पैसे इस इलेक्टोरल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे डोनेशन होता है। अब एक बात और याद रखनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड साल भर या 12 महीने नहीं बिकते या 365 दिन नहीं बिकते। जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उसके कुछ टाइम पीरियड के पहले एक विंडो होती है, उस टाइम पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री शुरू होती है और उस टाइम पीरियड में अगर कोई डोनर चाहे तो वहां से जाके फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर उसकी मदद से डोनेशन दे सकता है। तो ये याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को आपने जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, अब वो रख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि 2 साल बाद इलेक्शन आएगा और उसमें इस्तेमाल करेंगे तब पैसा निकलवाएंगे, ऐसा नहीं होता। जिस भी दिन आपको बॉन्ड मिला है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस भी दिन आपने बॉन्ड रिसीव किया उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको उसकी मदद से जो है आप उसको इनकैश कराना होता है और उसके बाद फिर उसकी मदद से फिर आपके अकाउंट में पैसा आता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स 12 महीने या 365 दिन नहीं बिकते, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक सर्टेन विंडो है, जैसे 2024 में इलेक्शन होना है गर्मियों में, तो हो सकता है फरवरी के आसपास से या जनवरी के आसपास से इलेक्शन कमीशन बोले कि भाई एसबीआई की इन ब्रांचेस में, इन राज्यों में यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिकेंगे, ये जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। इस तरीके से वो एक विंडो दे सकते हैं। उस टाइम पीरियड में अब जो भी आपका बंदा जाएगा जिसको भी देना है वो अपना बॉन्ड खरीद के फिर ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो करेगा और इसकी मदद से फिर आपको पैसा मिलेगा। अब जो भी उनकी विंडो है अगर वो बंद हो गई, वो टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन जो है जिसमें आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आप जब वो ड्यूरेशन अगर खत्म हो गया उसके बाद अगर आप लेने जाओगे तो फिर ऑथराइज ब्रांचेस में भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं बिकते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसको आखिर शुरू क्यों किया गया था, ये पूरी की पूरी व्यवस्था लाई क्यों गई थी, कब लाई गई थी और क्या लॉजिक या किन बातों को ध्यान में रखकर लाई गई थी, उस पर थोड़ा बात करते हैं।
व्हेन वेर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस एंड व्हाई? तो इसका जवाब यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये पूरी व्यवस्था 2017 का जो बजट था उसमें लेकर आई गई थी, और सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो नई स्कीम है इसको 2017 में लॉन्च किया था। इसके पीछे सरकार ने लॉजिक ये दिया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल फंडिंग इन इंडिया। तो पहला लॉजिक ये था इनका कि अब सामने वाला बैंक में जाएगा, कम से कम बैंक वाले को तो पता है कि कौन जो है व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है और कौन जो व्यक्ति है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। बैंक वालों को कम से कम ये तो पता रहेगा कि भाई इसकी हैसियत है या नहीं। पता चला कि कोई एक सामान्य आदमी है जो महीने के जो है 10,000 रुपए कमाता है या फिर महीने के 20,000 रुपए कमाता है, एक दिन वो आया और उसने बोला कि मैं तो साहब 50 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा, कैश वगैरह में ये चेक पकड़ो और मुझे दे दो। तो कम से कम बैंक वालों को एक घंटी तो बजेगी, पता तो रहेगा कि यार इस व्यक्ति की इतनी हैसियत है भी कि नहीं है, क्योंकि बैंकिंग आप पता तो कर ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर करप्शन का पैसा इस तरीके से अंदर आ रहा होगा तो उसको फ्लैग किया जा सकता है, जो भी कंसर्न आपकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनको बताया जा सकता है एक अंदाजा। और क्योंकि कैश वगैरह यहाँ पे बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अगर ऑनलाइन मैकेनिज्म की मदद से पैसे देने हैं, अगर चेक काटना है या कुछ करना है तो किसी एक आदमी के अकाउंट से किसी दूसरे आदमी के या किसी एक आदमी के अकाउंट से किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ब्लैक मनी नहीं लाया जा सकता और एक ट्रांसपेरेंसी कम से कम बैंक वालों के लेवल पर बनी रहेगी, उनको पता रहेगा एटलीस्ट कि कौन जो है पैसा दे रहा है, कैसा पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है। तो बेसिक आइडिया यही था कि ब्लैक मनी फ्लश आउट हो जाएगा, कोई भी आदमी अनऑथोराइज पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि कैश बिल्कुल बंद करवा दिया है, और इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा, एनोनिमिटी। द प्रोसेस इंश्योर्स दैट द नेम ऑफ द डोनर रिमेन्स एनोनिमस। अब भले ही बैंकिंग में आप बैंकिंग जो आपकी ब्रांच है जहां पे आप जाके ये बॉन्ड खरीद रहे हो, उन लोगों के पास में पूरा डाटा रहता है, बट कानून में ये लिखा गया था कि सरकार इस डाटा में जो भी व्यक्तियों के नाम है उनको रिवील नहीं करेगी या फिर पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब अगर सामने वाले का नाम पब्लिक नहीं हो रहा, सपोज कर लीजिए कि कोई एक बड़ा अगर करोड़पति किस्म का बिजनेसमैन है, उसने एक पार्टी को जो है 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब दूसरी पार्टी को या तो चंदा देने से मना कर दिया या फिर ये बोला कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आप तो एक काम करो 5 लाख या 10 लाख रुपए ले लो, बात खत्म हो गई। कल को अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के तहत में अगर आपका जो चंदा या फिर जो फंडिंग है अगर वो पब्लिक हो जाए और वो आपकी जो विपक्षी पार्टी है उसे पता चल जाए कि भैया इन्होंने जो दूसरी रूलिंग पार्टी थी या जो भी इसकी दूसरी पार्टी थी उसको 1 करोड़ रुपए दिए थे और हमें 5 लाख या 10 लाख दिए थे, तो वो अपने मन में ग्रजेस लेके बैठी रहेगी। कल को अगर वो पावर में आ गई तो फिर वो बिजनेसमैन के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको परेशान कर सकती है, प्रताड़ित कर सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भले ही आपकी बैंकिंग लेवल पर सामने वाले को पता हो कि किसने बॉन्ड्स लिए हैं, किसने बॉन्ड्स नहीं लिए हैं, वगैरह वगैरह, एंड बट ये सारा का सारा जो डाटा है इसको कभी पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो डोनर जो है वो एनोनिमस रह सकता है और अपनी मनपसंद जो भी पार्टी है उसको बिना डरे, बिना कि इस बात की परवाह किए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, वो फंडिंग या डोनेशन कर सकता है। तीसरा, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म से फंडिंग बहुत आसान हो जाती है। एक सामान्य आदमी भी चाहे तो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टी, अब जो भी उसकी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है उसको जाकर वो बॉन्ड दे दे और वो लोग उसको कैश करा लें। बड़ा इजी तरीका है, पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, और इसकी मदद से एक सामान्य आदमी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में अपना डोनेशन वगैरह दे सकता है और अपनी जो भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो भी फेवरेट विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार में एक तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जो स्कीम है उसको लेकर आया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्कीम अगर इतने अच्छे अच्छे इंटेंशंस के साथ में लाई गई थी तो फिर इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? व्हाई इलेक्टोरल बॉन्ड अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म? तो इसका जवाब यह है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव था वही या जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसके चलते इसको लाया गया था, उसी को आधार बनाकर जो है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और लॉजिक ये दिया गया था कि आप अगर एनोनिमस रहोगे, एनोनिमिटी अगर रहेगी तो किसी भी व्यक्ति की विच हंटिंग नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति जो डोनेशन वगैरह दे रहा है या इस तरीके की चीजें कर रहा है उसको कोई बाद में प्रताड़ित नहीं कर सकता। ये एनोनिमस रहोगे तो इस तरीके की चीजें। मगर इस पूरे के पूरे स्कीम का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो एनोनिमिटी के ऊपर ही है, यानी कि आपकी जो गोपनीयता इसमें रखी गई है डोनर वगैरह को लेकर उस पे, उसके ही चलते इस पूरी की पूरी स्कीम को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। Critics argue that the anonymity of electoral bond is only for the broader public and opposition parties. Selling the bond via government-owned banks leaves the door open for the government to know about exactly who is funding its opponents. तो जितने भी इसके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ठीक है आपने ये बोला कि एनोनिमिटी बनी रहेगी
रहेगी, किसी को पब्लिक लाइफ में पता नहीं चलेगा कि भाई किसने जो है बॉन्ड खरीदा है और किसने जो है किसको जो है डोनेशन दिया है, तो किसी तरीके की विच हंटिंग नहीं होगी। अब क्रिटिक्स का या आलोचकों का कहना यह है कि आपके बड़े तौर पर अगर जनता की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, उनके लिए तो ये बात लागू होती है। अगर आप अपोजिशन में बैठे हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी विरोधियों को किसने कितनी फंडिंग करी है, या फिर अगर दोनों को करी है तो आपको ज्यादा करी है या उसको ज्यादा करी है, किसको कम करी है, वगैरह वगैरह। जनता को भी पता नहीं चलेगा। मगर पॉइंट यह है इन लोगों का कि भाई आप एसबीआई के थ्रू ये सारे के सारे बॉन्ड्स वगैरह बिकवा रहे हो। एसबीआई क्या है? एसबीआई जो है वो एक आपका सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक है यानी कि सरकार के अधीन आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर कल को प्राइम मिनिस्टर फोन करें और ये बोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन या सीनियर अफसर को कि भैया किस किस ने किसकी फंडिंग करी है, मुझे जरा रिपोर्ट ला कर दो। कानून में क्या लिखा हुआ है वो बात की बात है, मगर तुम तो मुझे ला कर दो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एसबीआई के किसी अफसर के पास में पीएम का फोन आ जाए या किसी बड़े मिनिस्टर या मंत्री का या इस तरीके के इन्फ्लुएंशियल पर्सन का फोन आ जाए तो वो मना कर देगा इन्फॉर्मेशन देने से। तो क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए आप थ्योरेटिकली कह सकते हो कि सबके लिए जो है एनोनिमस रहेगी, बट सरकार की एक एजेंसी अगर ये सारा डाटा इकट्ठा कर रही है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को फिर मना कर दे या डाटा देने से, अगर सरकार मांगती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार को पता चल जाएगा कि उसके अपोनेंट्स को कौन फंडिंग कर रहा है, और किस अगर दोनों को अगर फंडिंग हो रही है तो कौन ज्यादा फंडिंग कर रहा है, कौन कम फंडिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। और बाकी सारी इसकी आगे फिर जो है 10 चीजें हो सकती हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिसके चलते इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी ऑफ द डोनर इज कॉम्प्रोमाइज एज द बैंक विल नो द आइडेंटिटी, नो देयर आइडेंटिटी। तो आप भले ही कितनी बात कर लो कि भैया प्राइवेसी रहेगी और ये रहेगी वो रहेगी, मगर हमने देख लिया कि एक सरकारी बैंक अल्टीमेटली अपने मालिक को मना नहीं कर सकता, सरकार को मना नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन के लिए। और इस बैंक को पता है कि किसने जो है जमा किया था, कि कहां से जमा किया था, चेक दिया था या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से दिया था, वगैरह वगैरह। तो इनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास में भी जा सकती है, या जा भी रही हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है एक इंडिविजुअल की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और इसके चलते आर्टिकल 21 में आपका जो राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है राइट टू लाइफ के तहत में, वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो रहा है या फिर उसका वायलेशन हो रहा है। इसके चलते ये स्कीम कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आगे इनका कहना है अनफेयर एडवांटेज। It allows the possibility for the government of the day to either extort money from big companies or victimize them for not funding the ruling party, providing an unfair advantage to the party in power. More than 75% of all electoral bonds have gone to the party which is in power at the center. तो तीसरा क्रिटिसिज्म जो इसका हो रहा है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं आपकी कुछ पार्टीज को या एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को अनफेयर एडवांटेज दे रही है, या फिर शायद एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए ही इस स्कीम को लाया गया है। इसके बारे में इनका कहना यह है कि जो भी पार्टी की सरकार चल रही है, या तो वो इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग वगैरह की ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह हैं इसकी मदद से बड़े बड़े बिजनेसमैन और बाकी लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि भैया, या फिर बड़ी जो कंपनीज हैं उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करिए। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऐसी कंडीशन में वो उनको परेशान भी कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज निकल कर आ रही है कि इसके चलते जो भी पार्टी पावर में बैठी है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। और क्रिटिक्स जो है इस बात को, इस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ में अंडरलाइन करते हैं कि जब से ये स्कीम चालू हुई है इसके चलते जो भी टोटल फंडिंग की गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें से 75% फंडिंग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मदद से उस पॉलिटिकल पार्टी की हुई है जिसकी केंद्र में अभी सरकार है, मतलब बीजेपी। तो इन लोगों का कहना यह है कि केंद्र में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, इस 2017 से जब से ये स्कीम आई है और इसकी मदद से जितनी फंडिंग हुई है उसका लगभग 75% जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड हुआ है। तो हमारा जो ये क्रिटिसिज्म है कि भैया जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज ले जाती है, ये वैलिडेट होता है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म है इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर। ये कुछ स्कीम्स वगैरह हैं। आगे ये लोग कहते हैं कि एक नेक्सस बन सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन्स अप अनदर रूट टू फर्दर द अनहोली नेक्सस बिटवीन कॉर्पोरेट हाउस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो क्रिटिसिज्म है अनफेयर एडवांटेज का, इसी को आगे ले जाते ये लोग कहते हैं कि अनफेयर एडवांटेज के केस में तो आप कंपनीज को मजबूर कर रहे हो या फिर आप उनको जो है सता रहे हो और उसके डरा रहे हो, धमका रहे हो और उसकी मदद से आप ये सारा का सारा पैसा ले रहे हो। मगर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसमें जो बैठे हुए मंत्री और मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं वो और कंपनीज आपस में एक नेक्सस बना लें कि अभी हम इलेक्शन में आपकी फंडिंग कर देते हैं, बाद में आप ऐसी स्कीम्स या ऐसी तरीके की चीजें लेकर आना जिससे हमारा भला हो या फिर हमारा फायदा हो, आपके टेंडर्स वगैरह हमें दिलवा देना, वगैरह वगैरह। तो एक नेक्सस भी बन सकता है कि भाई तुम
तुम जो है यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, या इस तरीके की परिस्थिति बन जाएगी कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते इस पूरे के पूरे एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया है कि इसके चलते कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स के बीच में एक अनहोली नेक्सस बन सकता है और इसका भी जो है नुकसान हो सकता है। अगला है कैप ऑन डोनेशंस। Before the electoral bond scheme was announced, there was a cap on how much a company could donate to political parties. That is 7.5% of the average net profits of a company in the preceding 3 years. However, the government amended the Companies Act to remove this limit, opening the doors टू अनलिमिटेड फंडिंग बाय कॉर्पोरेट्स। मतलब ये कि जब तक ये स्कीम नहीं आई थी कॉर्पोरेट, ये जो आपका पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम नहीं आई थी, इसके पहले एक नियम था या फिर एक कैप लगी हुई थी कि कोई कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को मैक्स टू मैक्स कितना डोनेशन या कितना चंदा दे सकती है, और वो आपका जो कैप थी वो था 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 years। मतलब जिस साल ये चंदा दिया जा रहा है उस साल के पहले के जो 3 साल गए हैं कंपनी के, उसमें उसका जो भी प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट का 7.5% मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2023 चल रहा है और 2023 में आप जो है फंडिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले की व्यवस्था ये थी कि 2023 के पहले जो 2022 गया है, 2021 गया है और 2020 गया है, इन 3 सालों में आपका जो भी प्रॉफिट का एवरेज निकल कर आता है, आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपके एवरेज प्रॉफिट का मैक्स टू मैक्स 7.5%, उससे ज्यादा डोनेशन आप 2023 में नहीं दे सकते थे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ना होती, उसके पहले की व्यवस्था लागू होती। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आने के पहले का यह सिस्टम बना हुआ था, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाने के बाद में सरकार ने कंपनीज एक्ट करके जो एक्ट था जिसमें यह प्रावधान डला हुआ था, इसको चेंज कर दिया और ये कैप या फिर ये जो लिमिट थी इसको हटा दिया। अब उन्होंने बोला कि अब ये लिमिट या फिर ये कैप कुछ नहीं है, अब जितना चाहो आप उतना फंडिंग कर सकते हो। अब यहां से बड़ी एक आप कह सकते हैं ये खतरनाक या फिर एक अलार्मिंग बात है कि एक अनलिमिटेड फंडिंग जो है उसके दरवाजे यहां से खुल जाते हैं। इनफैक्ट इसके बारे में एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है कि ऐसी कंपनियां जो नुकसान में चल रही हैं, ऐसी कंपनियां जो नुकसान में है, लॉस मेकिंग है, या फिर जो शेल कंपनीज हैं जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर एक कमरे में उन्होंने जो है अपनी कंपनी खोल रखी है सो कॉल्ड और उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी कंपनियां भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती हैं। अब यहां पे ये एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब पहले की व्यवस्था ये थी कि भैया तुम्हें अगर डोनेशन करना है तो जिस साल तुम डोनेशन कर रहे हो उसके पहले के 3 साल में, अगर पहली बात तो ये कि तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो फिर तो और दूसरे सवाल उठेंगे कि नुकसान हो रहा है, कमाई हो नहीं रही, फिर भी जो है तुम डोनेशन कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि एक तो पहले 3 सालों में जो है आपकी जिस भी साल आप डोनेशन कर रहे हो उसके पहले के जो प्रीसीडिंग 3 साल गए उनमें प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 7.5%, इससे ज्यादा डोनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं दे सकते। अब यहां पे आपने क्या बोला कि ये सारी जो चीज है सब खत्म करो, कुछ लागू नहीं होता, ये कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान था इसको आपने बंद कर दिया। अब व्यवस्था क्या हो गई है, अब जितना चाहो उतना डोनेशन करो। चलो अब रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो समझ में आती हैं, जितना चाहे उतना अनलिमिटेड डोनेशन वो कर दें तो वो भी पल्ले पड़ती है बात आपको। मगर यहां पर शेल कंपनीज यानी कि जो एग्जिस्ट या तो सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट करती हैं या इनका कोई खास वजूद या अस्तित्व नहीं है, वो भी हजारों करोड़ों के बॉन्ड्स खरीद सकती हैं और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से वो कंपनीज जो नुकसान में है, जिनके प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जो मतलब जिनके अपने जेब से पैसे लग रहे हैं और अभी कोई मुनाफा या कमाई नहीं हो रही, जिनकी प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, वो कंपनीज भी जो है आपका डोनेशन वगैरह दे रही हैं या दे सकने की स्थिति में आ गई हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आने के बाद। ये जो जब से 7.5% का प्रोविजन हटाया है, ये बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है। इसके चलते अच्छा खासा करप्शन हो रहा है। ये भी हो सकता है कि शेल कंपनीज को बनाया इसीलिए जाए ताकि ब्लैक मनी का जो पैसा है उसकी मदद से जो है आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उससे आप फंडिंग वगैरह कर दो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। 10 तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये एक बड़ा फेयर या फिर एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसके बेसिस पर जो है ये पूरी की पूरी स्कीम को कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगली चीज आती है ओपेसिटी। अंडर सेक्शन 13A of the IT Act, companies contributing through electoral bond will not even be required to keep records of such donation. The Representation of People Act has been amended to exempt parties to inform Election Commission of any amount received above rupees 2000 if made through electoral bond, thus resulting in complete financial opacity. अब ये भी एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन होता है 13 है,
उसमें आपने जो है ये बोल दिया है कि अब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कुछ पैसा वैसा अगर सबमिट अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हो तो उसका कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप देखिए, इस बात को समझिएगा, ये जो इसके पहले वाला पॉइंट था कि अगर आप लॉस मेकिंग हो या फिर अगर आप शेल कंपनी हो, तो और ऐसी कंडीशन में अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो डोनेशन करने के बाद भी कम से कम आपसे सवाल तो पूछा जा सकता था कि भैया जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तुमने डोनेशन कहां से कर दिया। ये एक बड़ा फेयर पॉइंट बनता है कि जब आपके पास में पैसा है ही नहीं, आप नुकसान में चल रहे हो, या आपने एक कमरे की कंपनी खोल रखी है और उसमें कोई प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, तो तुमने हजारों करोड़ों का या फिर लाखों का डोनेशन कर कैसे दिया, ये एक सवाल पूछा जा सकता था। अब इसका तोड़ इन लोगों ने ये निकाल दिया, इन्होंने उठा के आईटी एक्ट को जो है अमेंड कर दिया और उसमें ये बोल दिया कि आप चाहे लॉस मेकिंग हो, चाहे पैसे कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से अपनी क्षमता से ज्यादा फंडिंग करी है तो भी उस फंडिंग का कोई हिसाब किताब अब रखने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत में आपसे उसका हिसाब किताब नहीं मांगा जा सकता। एक तो ये अपने आप में एक फिर क्वेश्चन उठाता है कि इस तरीके का प्रावधान डालने का क्या मतलब है। ये कहीं ना कहीं करप्शन की तरफ इशारा करता है कि इसके बेसिस पे हो सकता है करप्शन, या फिर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इसलिए किया गया है कि ऐसे करप्शन को अगर किया भी जाए तो इसका हिसाब किताब रखने को की अगर बाध्यता खत्म कर दी जाए तो फिर आपको कोई अक्यूज ना कर सके। दूसरा पॉइंट इसी में आगे कि इलेक्शन कमीशन आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो है एक चेंज ये किया गया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से मिलता है तो फिर उसे इलेक्शन कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है कि उसे ये पैसा किसने दिया और इस तरीके की चीज है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन डाला गया है कि अगर 2000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से अगर दिया गया है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देने की जरूरत नहीं है, उनको कितना पैसा मिला है कितना पैसा नहीं मिला। इसके चलते कंप्लीट ओपेसिटी की स्थिति बन जाती है, पूरी तरीके से एक ओपेक परिस्थिति क्रिएट हो जाती है। और यहां पे फिर एक आप जो इसके पहले के जो दो पॉइंट्स हैं कि आपका एक नेक्सस बना हुआ है या फिर आप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो, ये दोनों पॉइंट्स काफी हद तक जो है फिर आपके दिमाग में एक बेल बजाते हैं कि यार हो ना हो बात अल्टीमेटली जाके वहां पर जुड़ तो रही है। तो ये एक बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है। प्लस फॉरेन फंड्स, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 हैज बीन अमेंडेड टू exempt from scrutiny foreign funds received by political parties with retrospective effect from 1976। मतलब ये कि अगर बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या बाहर बैठी हुई कोई कंपनी या बाहर बैठी हुई कोई संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसको भी जो है आपने फॉरेन फंड की स्क्रूटिनी से, फॉरेन फंड्स की स्क्रूटिनी से हटा दिया है। मतलब ये है कि जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के कानून के तहत में अगर बाहर से कोई आपको चंदा देता है, बाहर से अगर आप पैसा लेकर आते हो, एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा पैसा है या फिर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा चंदा वगैरह दिया जा रहा है तो फिर उसकी जांच होती है और उसकी जांच वगैरह होगी और उस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को 2010 का जो कानून है इसको अमेंड कर दिया है और ये बोला है कि अगर कोई बाहर बैठी हुई कंपनी अगर हमें फंड वगैरह देती है तो उसका जो है, और अगर वो फंड आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जाता है तो उसका फिर कोई जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। और ये बात अभी से लागू नहीं होगी, ये 1976 से लागू होगी, यानी कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव में भी किसी ने अगर हमको चंदा वंदा दिया है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन हम आपको नहीं करने देंगे। अब ये क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। अगर तुम ये बोल रहे हो कि फॉरेन, अगर हमको कोई चंदा देता है, कोई बाहर बैठी हुई संस्था या कंपनी हमें चंदा दे रही है आज की तारीख में और हमने कानून पास कर दिया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत में आप उसको जो है चेक नहीं कर सकते, चलो एक बार को समझ में आती है, मगर 1976 से जिसने हमें आज तक चंदा दिया हम तुम्हें कुछ चेक नहीं करने देंगे, ये बात क्लियर कट दिखा रही है यहाँ पे दाल में कुछ बहुत ज्यादा जो है काला है। तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसके बेसिस पे एक फीलिंग है मुझे कि कोर्ट या तो फटकार लगाएगी या फिर कम से कम ये प्रोविजन जो है आगे आने वाले वक्त में जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास से पूरा मुकदमा जाएगा ये तो शायद स्ट्रक डाउन होगा, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये सारे आपके क्रिटिसिज्म्स वगैरह हैं और इन सब के चलते अल्टीमेटली कोई अपनी जेब से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा तो इस तरीके से देगा नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि
ब्लैक मनी जो है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू अंदर फ्लश किया जा रहा है, ब्लैक मनी जो है उसकी मदद से फंडिंग हो रही है। द अमेंडेड कंपनीज एक्ट अलाउ एनी फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू बॉन्ड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज डिस्पाइट डाउट अबाउट हु और वेयर इट्स रियल ओनर्स आर। अब बताइए, अमेंडेड एक्ट यानी कि जो कंपनीज एक्ट है जिसके चलते कंपनियों को मैनेज किया जाता है, इसमें एक और अमेंडमेंट ये किया गया है कि कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, तो वो भी अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वो डोनेशन देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू, तो वो भी जो है ये काम कर सकती है और आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि उसके एक्चुअल ओनर्स कौन है। यानी कि अगर लेट से एक कंपनी है एक्स वाई जेड, वो बाहर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है और वो इंडिया में आके अपना ऑफिस बनाती है और यहाँ पे काम करना शुरू करती है, अब एक्स वाई जेड का असली मालिक कौन है, शेयर होल्डर कौन है वगैरह वगैरह, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। या चाइना की कोई कंपनी है लेट से यहाँ पे आके इस तरीके से वो काम कर रही है, अब चाइना में उसके असली मालिक कौन है किसी को कुछ नहीं पता, या ज्यादा जानकारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके रियल ओनर्स कौन है इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब उसने भी अगर इंडिया में ऑफिस डाल दिया और वो भी अगर इनको डोनेशन वगैरह देती है, तो कंपनीज एक्ट में ये अलाउ किया गया है कि इस तरीके की फॉरेन कंपनीज जो हैं वो भी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कर सकती हैं। द इलेक्शन कमीशन एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had in 2017 advised against the issuance of electoral bond as a mode for donation to political parties, and having said that, इन सारी चीजों को अगर एक तरफ रखा जाए तो ये इशू जब उठा था, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी, तो जिन जिन आपके स्टेक होल्डर से सवाल पूछा गया था कि ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उन्होंने भी क्लियर कट एडवाइस दी थी कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन का मोड अगर आप ना खोलो तो ही बेहतर रहेगा। 2017 में उन्होंने इस बात को जो है कह दिया था, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था। तो ये सारी की सारी बातें जो है हुई थी और इन सारी बातों के चलते जो है क्रिटिसिज्म वगैरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी स्कीम का हो रहा है। तो हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम पढ़ ली, इसमें क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों बनी हुई, इन सारी बातों को देख लिया। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, चलिए देखते हैं सर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम हम लोगों ने डिटेल में देख ली, ये न्यूज़ क्यों खबरों में बनी हुई है उस पर भी हमने बात कर ली, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, कब आए थे, किन बातों के बेसिस पर इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, एंड किन बातों को ध्यान में रखकर इनको लाया गया था, सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको इसकी मदद से किन पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन दे सकते हैं। तो दो फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत में रजिस्टर्ड हैं, और लास्ट जो भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था या जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसमें उस पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें कम से कम उसको अगर 1% लोगों ने वोट किया है तब आप उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो एक तो ये दो फैक्ट्स अपने को याद रखना है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप खरीद सकते हो तो इसको किस तरीके से खरीदा जा सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड किस मल्टीपल में आता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके के मल्टीपल्स में आता है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गई, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, या इस तरीके के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, इनफैक्ट कुछ स्टेट पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको किस किस तरीके कितने के मल्टीपल में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कि कितने तरीकों से आ सकता है, खरीदा जा सकता है, चेक की मदद से खरीद सकते हो या डिजिटल मैकेनिज्म की मदद से खरीद सकते हो, कैश अलाउड नहीं है, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है। पूछा जा सकता है कि भाई कैश की मदद से आप खरीद सकते हैं या नहीं, या कितने तरीके हैं जिससे खरीदा जा सकता है, और फिर इसमें सारे ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं और पता करना हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कैश वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, चेक या डिजिटल मैकेनिज्म जो है इसकी मदद से आप दे सकते हो। इसके बाद में फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर मिलता भी है पैसा, तो कितने दिनों में इनकैश कराया जा सकता है। लिमिट 15 दिन की है, याद रखना पड़ेगा। अगर वहां पे 1 महीना लिखा हुआ आ गया या 1 हफ्ता लिखा हुआ आ गया, 6 महीने या फिर 1 साल अगर लिखा हुआ आ गया, तो वो सब गलत हो जाएगा। लिमिट 15 दिनों की है, ये याद रखना है। इसी तरीके से कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको साल भर देखने के लिए या खरीदने के लिए अवेलेबल है, या 6 महीने अवेलेबल है, या कब अवेलेबल है, तो ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में एक स्पेसिफिक विंडो होती है, एक स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम में इलेक्शन के पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आपको अवेलेबल होता है, उसके बाद में नहीं मिलता।
अगला आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब आया था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बजट में ये स्कीम अनाउंस की गई थी और उसके बाद में इसको लेकर आया गया था। अब इसके बाद में मेंस के सवाल में बन सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के पीछे की वजह क्या थी, तो लॉजिक्स अपने को याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी और इजीली फंडिंग हो सके, इसके लिए इसको लाया गया था। अब क्रिटिसिज्म किस किस बात पर है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। एनोनिमिटी, प्राइवेसी, दो बातें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको लेके क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है। देन अनफेयर एडवांटेज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, और ये आप कोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो डाटा इलेक्शन कमीशन के ही निकाले हुए हैं या फिर पब्लिक में ये डाटा आया हुआ है कि 75% से ज्यादा फंडिंग जो, या 75% के आसपास फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को हुई है। इसके बाद में नेक्सस, कैप ऑन डोनेशन का ये पूरा मेथड, इस पे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये शेल कंपनीज और लॉस मेकिंग कंपनीज को भी डोनेशन देने की एलिजिबिलिटी मिल गई है और इससे ब्लैक मनी जो है वो पंप किया जा सकता है। ओपेक है पूरा का पूरा मेथड, फॉरेन फंडिंग आ सकती है ये, और एफसीआरए का को जो है आप बॉयकॉट कर, एफसीआरए जो है उसमें भी आपने कई सारी लूप होल्स बना दी हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन ना किया जा सके, और 1976 की रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है डोनेशंस वगैरह को आप चेक नहीं कर सकते बाहर से आए हुए। ये सारे पॉइंट हो गए। ब्लैक मनी का पूरा मुद्दा हो गया, जो इसको आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करके लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के क्रिटिसिज्म में कुछ लिखना है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाओं के नाम याद रखने हैं कि 2017 में जब ये स्कीम आ रही थी तब इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मोड ऑफ डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विरोध किया था। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपन मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलें, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे वगैरह में इसके ऊपर पूछा जा सकता है, कोई टॉपिक आ सकता है, या फिर ऐसे में अगर राइट टू लाइफ से रिलेटेड अगर कोई विषय या फिर कोई मुद्दा आता है तो उसके ऊपर आप यहाँ से ये पूरा का पूरा जो खबर है इसको कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करी है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी अपने राइट्स होते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि हमारे नागरिक जो हैं उनके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और हर एक जो इंसान है उसके अपने कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हुए ये बोला है कि एक बच्चा जिसने भी जन्म नहीं लिया है, एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी अपने कुछ राइट्स होते हैं। ये एक बहुत अपने आप में बड़ी, आप कह सकते हैं, पाथ ब्रेकिंग किस्म का जजमेंट है, या फिर एक बहुत पाथ ब्रेकिंग किस्म का जो है वर्डिक्ट निकल कर आया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने एक याचिका लगाई थी। ये महिला 26 महीनों की प्रेग्नेंट है अभी, यानी कि इनकी प्रेगनेंसी 26 महीनों की हो चुकी है, और इन्होंने ये याचिका लगाई थी कि भैया मुझे जो है ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए। अब पहला सवाल तो ये कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत इन्होंने मांगी क्यों सुप्रीम कोर्ट से, उसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। बट फिलहाल याद रखिएगा कि 26 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और सुप्रीम कोर्ट में एक मैरिड वुमेन ने ये याचिका लगाई थी कि मुझे ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अबॉर्शन करने की परमिशन दी जाए। अब कोर्ट ने जो है ये परमिशन देने से मना कर दिया, या कोर्ट ने ये परमिशन की जो प्ली लगी थी इसको खारिज कर दिया। आगे कोर्ट ने ये बोला है, या फिर इस जजमेंट में जिसमें उन्होंने ये याचिका खारिज करी है, ये परमिशन देने से मना किया, उसमें कोर्ट ने ये बोला है कि वो डॉक्टर्स को ये आदेश नहीं देंगे, या फिर वो डॉक्टर्स को ये निर्देश या डायरेक्शन नहीं देंगे कि एक ऐसे भ्रूण या फिर एक ऐसे फोएटस की हार्ट बीट को रोका जाए जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ समझ में आ रहा है कि वो एक नॉर्मल जन्म लेगा। या फिर यूं बोलें कि कोर्ट ने यह कहा है कि महिला की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो फोइटस या फिर वो जो भ्रूण है, हम डॉक्टर्स को ये परमिशन या फिर डॉक्टर्स को ये इजाजत या फिर ये आदेश नहीं देंगे कि अबॉर्ट करके उसकी वो जान ले लें, उसकी दिल की धड़कनें रोक दें। जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि अगर वो प्रेगनेंसी पूरी कर कर जन्म लेता है तो बहुत स्वस्थ बच्चा जो है पैदा होगा। अब ये पूरा मसला क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। उसके पहले इस पूरे के पूरे जजमेंट के दो तीन पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कि ये महिला क्यों गई थी केस लगाने और इस तरीके का फैसला क्यों आया है और इसके क्या मायने बनते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीजेआई headed 3 judges bench also held that the woman cannot claim an absolute and overriding right to abort when medical reports have submitted that pregnancy is neither a cause of immediate danger to her life or that of the fetus। तो ये जो जजमेंट आया है ये 3 जजेस की बेंच ने सुनाया है, और इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके चंद्रचूड़ साहब हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने ये बोला है कि एक महिला जो है ये नहीं बोल सकती कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पैदा करना या अबॉर्ट करने का एब्सोल्यूट राइट जो है वो सिर्फ
उसके पास है और सिर्फ वही इस फैसले को कर सकती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में क्लियर दिख रहा है कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे चलती है तो इससे ना तो माता की या फिर उस महिला की जान को कोई खतरा है, ना ये जो बच्चा पैदा होने वाला है इस बच्चे के साथ में कोई दिक्कत है। बात को समझिएगा, कोर्ट ने क्या बोला है, महिला जो प्रेग्नेंट है, गर्भस्थ महिला, ये एब्सोल्यूट और ओवरराइडिंग राइट नहीं रखती कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसको जन्म देना या ना देना उसका अपना अधिकार है, और वो चाहे तो उसको जन्म दे, चाहे तो उसको अबॉर्ट कर दे, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर मेडिकल 26 या 24 हफ्तों के बाद की बात हो रही है, 24 हफ्तों के बाद की बात है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर महिलाएं, अगर वो प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि वो महिला को कोई दिक्कत नहीं है इस प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, उसकी जान पे कोई खतरा नहीं है, एंड जो बच्चा होने वाला है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल होने वाला है। इसमें सेक्शन 5 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट प्रिस्क्राइब अबॉर्शन बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली इफ अबॉर्शन वाज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये महिला 26 हफ्तों की प्रेग्नेंट है और इसने ये केस लगाया था। अब कानून अपने यहां ये बना हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना हुआ है, ये कानून है, इसका एक सेक्शन नंबर 5 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक महिला अपना, अगर वो गर्भस्थ है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन सिर्फ तभी किया जाता है या फिर अबॉर्शन सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर इस प्रेगनेंसी के चलते महिला की जान को खतरा हो तो, ठीक है, महिला की जान को अगर खतरा है तभी अबॉर्शन किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है। यहां पे कहानी क्या है, महिला की प्रेगनेंसी 26 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है और इसने केस लगाया है कि मुझे अबॉर्शन करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने मना क्यों कर दिया, क्योंकि इस प्रेगनेंसी से महिला की जान को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि आपने एक केस लगाया है आर्टिकल 21 के तहत में, राइट टू लाइफ। महिला ने जो केस डाला था वो ये था कि आर्टिकल 21 का जो आपका आर्टिकल है उसके तहत जो आपको, उस आर्टिकल के तहत में जो आपकी राइट टू लाइफ वगैरह के का जो पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, इसके तहत में वो किसको जन्म दे या किसको जन्म ना दे ये उसकी मर्जी है, और क्योंकि 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी पे अबॉर्शन कोई कर नहीं रहा है तो आप जो है डॉक्टर्स को परमिशन दो कि अबॉर्शन करें। इस पर कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ में लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके साथ में इक्वेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 अपहोल्ड्स एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट टू अ डिग्निफाइड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ शब्द है उसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल की को ये फंडामेंटल राइट है कि वो एक डिग्निटी की लाइफ और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। मगर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो सेक्शन नंबर 5 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जो कानून है, इसका जो सेक्शन 5 है उसमें जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल है वो जिंदगी या मौत की जो सिचुएशन बन जाती है मेडिकली उसके कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, और या फिर ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल किया गया है कि जब एक प्रेगनेंसी को अगर पूरे टर्म तक लिया जाएगा, अगर उसको 9 महीने तक कंटिन्यू करवाया जाए तो इससे महिला की जान पे खतरा बन सकता है, वहां पे उस लाइफ का इस्तेमाल किया गया। बात को समझिएगा, आर्टिकल 21 में लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की के अधिकार को लेकर। सेक्शन 5 जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें यह बोला गया है कि आपकी यहां पर जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल है वो ये है कि अगर प्रेगनेंसी के चलते आपकी जिंदगी या मौत के ऊपर खतरा आ रहा है तो उस परिस्थिति में जो लाइफ का मतलब बनता है उस सेंस में जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया है। थस it allows abortion if pregnancy poses an actual physical and immediate danger to a woman's life and health according to medical experts। तो उसमें फिर आगे कोर्ट ये बोलता है इसलिए अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि महिला की जिंदगी पे खतरा है तब 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकने के बाद में भी आर्टिकल ये सेक्शन नंबर 5 जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वो अबॉर्शन की इजाजत देता है। मगर यहां पर अब क्योंकि 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है और महिला की जिंदगी पे कोई खतरा नहीं है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि अगर प्रेगनेंसी पूरी होती है और महिला बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी एकदम स्वस्थ होने वाला है, तो सेक्शन 5 यहाँ पे लागू नहीं होता एंड इसलिए अबॉर्शन की इजाजत यहाँ पे नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कोर्ट ने महिला का जो राइट है उसको एक्सपैंड किया है और महिला का जो राइट है उसके आगे बढ़कर बच्चा जो जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी राइट जो है उसको भी जो है तरजीह दी है। और तो इसीलिए इस बात को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट ने सिर्फ महिला के जो राइट्स हैं उसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया, वो और ज्यादा आगे बढ़े हैं और ये जो बच्चा जिसने भी जन्म नहीं लिया, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके भी राइट्स को एम्ब्रेस किया गया है, उसके राइट्स को भी जो है कंसिडरेशन में लिया गया है। महिला का कहना यह है कि भाई 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है
तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत में मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती, मगर राइट टू लाइफ मेरे पास है आर्टिकल 21 के तहत में, किसको जन्म देना है किसको नहीं देना वो मेरा अधिकार है। कोर्ट का कहना क्या है कि सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने ये तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है इसके भी अधिकार हैं, इसका भी राइट टू लाइफ है, क्योंकि तुम्हें 26 हफ्तों के बाद में अकल आ रही है या फिर 24-25 हफ्तों या 20 हफ्तों के बाद में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में प्रेग्नेंट होने के तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम उसकी अब जान लेना चाहते हो, जबकि उसकी धड़कन शुरू हो गई है, उसमें भी जान आ गई है, उसके पास में भी फिर इस हिसाब से राइट टू लाइफ बन जाता है। तो आपके सिर्फ अधिकार नहीं बनते हैं, वो जो बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी अधिकार हैं, और आपके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकारों को एकदम आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड वुमेन्स राइट टू एम्ब्रेस राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है, उसके भी राइट्स को महिलाओं के राइट के आगे तरजीह यहां पर जो है कोर्ट ने दी है। अब ये पूरा का पूरा जो मसला है ये इसलिए रेलेवेंट या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में यहाँ पे काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो मसला अपने को याद रखना है। इसके बाद में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैटर मगर अपने को ध्यान रखना है, कहानी क्या चल रही है। एक महिला है जिनका 26 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, अपने यहाँ पे एक कानून है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत में अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर अबॉर्शन नहीं होता। सिर्फ ऐसी परिस्थिति में 24 हफ्तों के बाद अबॉर्शन की परमिशन मिलती है कि अगर महिला की जान को खतरा हो उस प्रेगनेंसी वगैरह के थ्रू, या भ्रूण में एबनॉर्मेलिटीज वगैरह हो, इस तरीके की परिस्थितियां हैं, या फिर अगर पूरी प्रेगनेंसी आगे चली तो फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जिससे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बन सकती है। सिर्फ ऐसी परिस्थिति में 24 हफ्तों के बाद की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाने की इजाजत मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। महिला ने केस लगाया कि 26 महीनों से ज्यादा 26 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, मगर मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आर्टिकल 21 के तहत में राइट टू लाइफ है, मैं किसको जन्म देना चाहूं या ना देना चाहूं मेरी मर्जी है। कोर्ट ने ये बोला है ना, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा अगर राइट टू लाइफ है तो तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका भी राइट टू लाइफ है, और दिख रहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जान पे कोई खतरा नहीं बनकर आएगा। प्लस क्या कहते हैं, जो बच्चा होने वाला है वो भी एकदम नॉर्मल होगा, अगर उसको जो है आप ये नॉर्मल प्रेगनेंसी वगैरह को आप कंटिन्यू करते हो। इसलिए आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत में अबॉर्शन की परमिशन तो नहीं मिलेगी। और यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि कोर्ट ने इस पे इनफैक्ट जो पूरा जजमेंट है इसमें एक बात क्लियर करी है कि आपका सिर्फ आपका राइट टू लाइफ नहीं है, आपका जो बच्चा है जो अभी जिसने जन्म नहीं लिया है उस अनबॉर्न चाइल्ड का भी राइट टू लाइफ है, उसके भी अपने अधिकार हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है, तो उसके बेसिस पर चलते हुए उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो इतनी बात जो है अपने को ध्यान रखनी है, मेंस में ये कोट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है कि द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड वुमेन्स राइट टू एम्ब्रेस राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी राइट्स को अपहोल्ड किया गया है यहाँ पे। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम का क्या कानून है उस पर बात कर लेते हैं। ये कानून वैसे तो काफी पुराना है, मगर 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसके अमेंडमेंट के बाद में कुछ चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। 2021 की खबर है, यूपीएससी 2024 में ऐसे तो इसके आने के चांसेस कम थे, मगर क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुना दिया और उसके चलते ये पूरा का पूरा कानून अब हाईलाइट हो गया है, इस पर अब चर्चा होगी और काफी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे। अब जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो ये बोलेंगे कि भाई कोर्ट जो है ये इसने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर एक हमला है, कि आप किसको जन्म देना चाहते हो या नहीं चाहते इस पे भी आपका बस नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। कई लोग बोलेंगे कि कोर्ट ने सही किया है, एक बच्चा जो है जिसकी धड़कन आ चुकी है, आपको वो बच्चा नहीं चाहिए इसलिए अब आप उसे गिरा रहे हो और उसकी जान ले रहे हो, ये कोई बात नहीं बनती। तो कोर्ट का ये फैसला सही है कि भाई कोर्ट की बच्चे के भी राइट्स होते हैं भले उसने जन्म ना लिया हो। ये सारी बातों के ऊपर अब वाद प्रतिवाद चलेगा तो यहाँ से एक बर्निंग इशू बनता है, इसलिए अब ये एक अपना करंट अफेयर्स का मुद्दा बन गया और इसलिए अपने को जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो कानून था जिसमें 2021 में अमेंडमेंट हुए थे, इसके कुछ की प्रोविजंस अपने को पता होना जरूरी है, तो वो अब अपन लोग देखेंगे। Termination due to failure of contraceptive methods or devices. Under the Act, a pregnancy may be terminated up to 20 weeks by a married woman in the case of failure of contraceptive methods or device. It allows unmarried women to also terminate a pregnancy for this reason. मतलब 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके पहले अगर एक विवाहित महिला है सिर्फ उसी को अबॉर्शन की परमिशन मिली हुई थी। 2021 में थोड़े चेंजेस करके ये बोला गया कि 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में एक मैरिड वुमेन अबॉर्शन करवा सकती है अगर ये जो प्रेगनेंसी है वो
कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर्स के चलते आ गई है, या फिर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी और वो उसको बच्चा नहीं चाहते, तो 20 हफ्तों तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो। और ये अधिकार पहले मैरिड वुमेन्स को मिला हुआ था। 2021 का अमेंडमेंट होने के बाद से अनमैरिड वुमेन्स को भी ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार मिल गया। तो आज की तारीख में कहानी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल के तहत में अगर 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे मैरिड वुमेन हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई परमिशन एज सच नहीं लगेगी। थोड़ा कुछ प्रोसीजर है, मगर आपको अलग से कोर्ट वोट जाना और ये सारी हरकतें नहीं करना पड़ेंगी। 20 हफ्तों तक की अगर प्रेगनेंसी है, तो उसको ये बोला गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर फेल हो गए हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर फेल हो गया है, या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनप्लान्ड है, जो भी वजह है, बट अगर प्रेगनेंसी है और आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो 20 हफ्तों तक चाहे मैरिड वुमेन हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, वो टर्मिनेट कर सकती है। ओपिनियन नीडेड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और यहां पर कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, जो ये सारी चीजें देखते हैं, कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। उसकी ओपिनियन होनी चाहिए कि आप जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके बाद में प्रेगनेंसी आपकी जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी हो जाती है, यहां से इंपॉर्टेंट है, अगर 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में दो इस तरीके के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लगती है अबॉर्शन करवाने के पहले। ओपिनियन ऑफ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज एसेंशियल फॉर अ प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन द केस ऑफ सब्सटेंशियल फोइटस एबनॉर्मेलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है। 20 हफ्तों तक अगर प्रेगनेंसी है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, अनवांटेड है, जो भी है आपका, अगर आप नहीं चाहते हैं आप अबॉर्ट करवा दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है परमिशन लगती है। अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी है, ऐसी कंडीशन में दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या दो गायनेकोलॉजिस्ट या दो डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी या उनकी ओपिनियन लगेगी, और आप टर्मिनेट करा सकते हो। अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में स्टेट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन होता है और उसकी इजाजत लेना पड़ती है, तभी जाकर टर्मिनेशन आप कर सकते हो। और ये लोग आपको मेडिकल टर्मिनेशन की परमिशन तब देंगे जब ये लोग इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो इसने अभी जन्म नहीं लिया, उसके साथ में कुछ एबनॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, या उसके साथ में कुछ दिक्कत है, या फिर वो असामान्य बच्चा पैदा होगा, या वो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में 20 से अगर 24 हफ्ते के बियॉन्ड प्रेगनेंसी हो गई है, तब आपको जो है तब आपको परमिशन मिल सकती है। Upper gestation limit for special categories increases the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special categories of women including survivors of rape, victims of incest and other vulnerable women. तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, opinion of the state medical board is essential for a pregnancy to be terminated after 24 weeks in case of substantial fetal abnormalities। मतलब अगर बच्चा जो है वो abnormal है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तब एक स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है। इसके अलावा कुछ और केसेस भी हैं। अगर कोई 20 से अगर 24 हफ्ते या 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, और तो और यहां पर जो केस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर कोई रेप सर्वाइवर है, या फिर इंसेस्ट के चलते कोई प्रेगनेंसी आई है, या कोई वल्नरेबल वुमेन है, डिफरेंटली एबल्ड है, कोई माइनर है, इस तरीके की अगर परिस्थितियां हैं, कोई बच्ची अगर नाबालिग है और उसके साथ में अगर उसके साथ में दुष्कृत्य वगैरह हुआ है, इंसेस्ट के चलते या किसी भी और इस तरीके की चीजों के चलते अगर प्रेगनेंसी आ गई है और 24 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है, अब भले ही वो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, तब भी उसको टर्मिनेट करने की इजाजत आपको मिल जाएगी, मगर ये स्पेशल केसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24 हफ्तों के बाद अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आपको टर्मिनेट करनी है, तो स्टेट लेवल, अगर प्रेगनेंसी है और आपको टर्मिनेट करनी है, तो स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है, मगर वो परमिशन तभी मिलेगी अगर जो भ्रूण है, जो फोइटस है, वो एबनॉर्मल है। अब मगर इसके अलावा अगर भ्रूण या फोइटस नॉर्मल है बट फिर भी टर्मिनेट करना है, तो सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में 24 हफ्तों के बियॉन्ड परमिशन मिलती है। अगर कोई रेप सर्वाइवर है, अगर कोई इंसेस्ट के थ्रू अगर इस तरीके की प्रेगनेंसी आई है, या फिर अगर बच्ची माइनर है, उसके साथ में दुष्कृत्य या इस तरीके की चीजें हुई थी, या कोई भी और वजह थी, वो प्रेग्नेंट हो गई है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, तो भले ही बच्चा नॉर्मल हो या फोइटस नॉर्मल हो, तब भी आपको अबॉर्ट करने की परमिशन मिल जाती है। मगर ये स्पेशल कैटेगरीज हैं। इसके अलावा आप 24 हफ्तों के बाद में आपका मन बदल गया, प्रेगनेंसी आप रखना नहीं चाहते हो, फिर आप ये बोलो कि नहीं सब बढ़िया है, आप इनमें से किसी भी केस में नहीं आते, बट फिर भी आपको प्रेग्नेंट नहीं होना, आपको ये प्रेगनेंसी खत्म करनी है, तब फिर ऐसे परमिशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये जो मैरिड वुमेन है जिसने ये केस लगाया था, उनका कहना यह था कि हमारे को ये बच्चा जो है वो नहीं चाहिए, और जो सेकंड चाइल्ड था उसके वक्त में मैं आपका
प्रेगनेंसी पूरी होती है, जब डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी और अब मैं तीसरा बच्चा जो है पता नहीं मैं संभाल पाऊँ ना, इस तरीके की बातें वो महिला ने करके केस बनाया था। तो कोर्ट ने बोल दिया कि सिर्फ आपके राइट्स नहीं है, बच्चे के भी राइट्स हैं। आप ये जितने भी आपके मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के जितने भी नियम या प्रावधान हैं, इनमें से किसी पे भी आप खरी नहीं उतरती। ना आपके साथ में इस तरीके का कोई केस हुआ है और ना ये एबनॉर्मेलिटीज वाला मेथड है। आप भी स्वस्थ हैं, बच्चा भी स्वस्थ है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिल सकती अबॉर्ट करने की। तो ये जो है पूरा का पूरा केस यहाँ से बनता है। तो अपने को जो याद रखना है, 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, मैरिड अनमैरिड वुमन कोई दिक्कत नहीं। 20 से 24 हफ्तों के बीच में करना है तो 2 प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लगती है, 20 हफ्तों तक करना है तो एक की परमिशन लगती है, और 24 हफ्तों के बाद अगर टर्मिनेशन करना है तो स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है। परमिशन सिर्फ एक ही परिस्थिति में मिलेगी कि आपका बच्चा जो है, जो होने वाला है, वो एबनॉर्मल हो। अगर नॉर्मल बच्चा है तब भी परमिशन स्पेशल कैटेगरीज में मिलती है 24 हफ्तों के बाद में, कि रेप सर्वाइवर हो, इंसेस्ट हो, या फिर महिला जो है उसकी जान को खतरा हो, या बच्चे की जान को खतरा हो, या इस तरीके की परिस्थितियां, या फिर बच्ची माइनर हो और उसके साथ इसमें से कोई भी तरीके की समस्या हुई और उसके चलते प्रेगनेंसी आई हो। यहां पर ऐसा कोई भी केस नहीं था, इसलिए इस महिला को कोई परमिशन नहीं मिली, और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बच्चा जो अनबॉर्न है उसके भी अपने राइट्स होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में ये वाली न्यूज भी अपनी खत्म होती है। अब यहां से अगर क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के प्रोविजंस के ऊपर ही आएंगे। एंड अगर मेंस में लिखने के लिए आया तो ये चाइल्ड के जो राइट्स होते हैं, भले वो जन्म ले या ना, अब जन्म नहीं लिया उसके बाद भी उसको राइट्स दिए गए हैं, इसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का कि न्यूज कि किस तरीके के मैटर में आप इसका यूज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स वगैरह का कोई क्वेश्चन आता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चले, तो ये अपनी सेकंड न्यूज भी खत्म होती है। अब थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा जो गगनयान मिशन होने वाला है इन फ्यूचर इसरो का, जिसकी मदद से हम लोग इंसानों को स्पेस में भेजना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है। क्या है देखते हैं। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन विल टेक प्लेस ऑन 21 अक्टूबर। यानी कि गगनयान मिशन का जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल है, उसका अबॉट मिशन, जिसको शॉर्ट में TVD1 बोला गया है, ये अबॉट मिशन 21 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसकी टेस्टिंग हो रही है। TVD1 विल डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम। यानी कि जो ये फ्लाइट व्हीकल अबॉट मिशन 1 है, फ्लाइट व्हीकल अबॉट मिशन 1, जिसको TVD1 बोला गया है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो क्रू एस्केप सिस्टम है, मतलब जो हमारे लोग होंगे जिनको स्पेस में लेकर जाया जा रहा है, उसको जिस सिस्टम की मदद से स्पेस में लेकर जाया जा रहा है, अगर लेट से कभी कोई खराबी आ गई या कोई खामी आ गई पूरे मिशन में, और आपको उसको वापस जमीन पर लेकर आना है, धरती पर लाना है, तो वो आप कैसे करोगे, वो सारा का सारा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अब ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, इसके तहत हमारा जो क्रू मॉड्यूल है, उसको हम लोग जमीन पर वापस लाएंगे। क्रू मॉड्यूल क्या होता है? क्रू मॉड्यूल इज वेयर एस्ट्रोनॉट्स आर कंटेन्ड इन अ प्रेशराइज्ड अर्थ लाइक सिस्टम, अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग द मिशन। मतलब क्रू मॉड्यूल वो जगह है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा, उसके अंदर पूरा अर्थ के जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्रिएट किया जाएगा ताकि वो लोग वहां पे सुकून से रह सकें, और इसको जो है फिर इसी में जो है हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर स्पेस में भेजते वक्त कोई दिक्कत आ गई, तो ये पूरा का पूरा जो क्रू मॉड्यूल है उसको फिर सेफली जमीन पर लाना ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई जा सके। या स्पेस में भेज दिया और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आ गई और आपको अगर मिशन अबॉर्ट करना है इस सबसे रिलेटेड, तो वापस आप कैसे लाओगे, लैंडिंग कैसे होगी, सारी चीजों को चेक करने के लिए अब आपका क्रू मॉड्यूल जो है उसकी टेस्ट फ्लाइट की जा रही है, उसका जो है टेस्ट फ्लाइट करवाया जा रहा है। और अबॉर्ट मिशन जो है चेक करेंगे कि अगर अबॉर्ट करवाया जाता है तो फिर सक्सेसफुली हम लोग आपका जो ये क्रू मॉड्यूल है उसको धरती पर उतार पा रहे हैं या नहीं उतार पा रहे हैं। द क्रू मॉड्यूल इन दिस मिशन विल बी रिकवर्ड आफ्टर टच डाउन इन बे ऑफ बंगाल। मतलब ये जब मिशन पूरा होगा और इसमें जब क्रू मॉड्यूल एक सर्टेन लिमिट तक ऊपर हाइट तक लेकर जाके फिर उसको छोड़ा जाएगा, तो ये लैंड कहां पे करने वाला है? बे ऑफ बंगाल में ये लैंड करेगा और उसके बाद में फिर हम लोग इसको वहां से रिकवर करेंगे। इसमें अब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाकर हम लोग भेज रहे हैं ताकि पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है इस वक्त में जब ये जमीन पर आने की कोशिश करेगा उसको ढंग से कैप्चर कर स्टडी किया जा सके, और कहीं कोई कमी अगर आपको दिख रही है तो उसको दूर किया जा सके। अब जो भी बातें मैंने बोली हैं मैं समझ सकता हूं इसमें से बहुत सी बातें आपके समझ में शायद ना आई हो या फिर अच्छे से आपको क्लियर ना हुआ हो, तो एक डायग्राम की मदद से इसको हम लोग समझेंगे तब ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा।
देखिए, बात यह है कि अपने लोगों को हमको स्पेस में भेजना है, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी हो जाती है वो है उन लोगों की सेफ्टी। अब उनकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करवाने के लिए कि इस मिशन को जब हम लोग भेज रहे हैं, भेजते वक्त में अगर कोई फेलियर हो जाए सिस्टम में या कोई दिक्कत आ जाए, मिशन आपको अबॉर्ट करना पड़े तब अगर उनको उतारना है, या फिर अगर स्पेस में भेजने के बाद में वापस लाना है और उसमें वापस लाना है, कुछ इश्यूज हो जाए तो कैसे उतारना है, इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए मिशन किया जा रहा है। अब इसमें देखिए होगा क्या, पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। यह है हमारा क्रू मॉड्यूल, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जिसपे प्यारे देश भारत का नाम लिखा हुआ है, ये अपना क्रू मॉड्यूल है। ये क्रू मॉड्यूल के अंदर अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इसके अंदर अपने को प्रेशराइज कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्रिएट करना पड़ेंगी ताकि अपना एस्ट्रोनॉट जो भी इसमें जाएगा, एक आदमी या एक से ज्यादा जाएंगे, वो लोग सांस ले सकें और अपना प्रॉपरली जो है जो भी अपना गतिविधियां वहां पे करनी है वो कर सकें। अब ये जो अपना क्रू मॉड्यूल है जिसमें अपन अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेज रहे हैं, भेजते वक्त में अगर कोई दिक्कत आ गई, पहुंचाने के बाद में कोई दिक्कत आ गई, तो जमीन पे उतारेंगे कैसे, ये क्रू मॉड्यूल को सेफली जमीन पे कैसे उतारेंगे कि अपना एस्ट्रोनॉट की जान बच जाए, वो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इसकी जो है सेफ लैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, चाहे मिशन को बीच में अबॉर्ट करना पड़े, चाहे बाद में इसको जमीन पे सक्सेसफुली पूरा मिशन करवाने के बाद में उतारना पड़े। इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि जमीन पर सेफली लैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये अपना क्रू मॉड्यूल हो गया। अब इस क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग कैसे हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। अपना ये यहां पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये अपना पूरा का पूरा व्हीकल है जिसकी मदद से हम लोग इसको स्पेस में भेज रहे हैं। ये जो इतना इतना हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये अपना क्रू मॉड्यूल है। इसके नीचे रॉकेट लगा है और उसके ऊपर रॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब किया ये जाएगा कि श्रीहरिकोटा या जहां से भी लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा रॉकेट ऊपर की तरफ हवा में जाएगा, या यहां से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद में ये स्पेस में आया, इसने उसके बाद में धीरे धीरे इसने अपना ऑर्बिट बदलना शुरू किया, पैराबोलिक ऑर्बिट पकड़ना शुरू करेगा। एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद में यहां पर ये जो क्रू एस्केप सिस्टम का फेज है वो शुरू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद में यहां पर आपका जो रॉकेट है वो कटकर अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना इतना सिस्टम है, ये जो इतना इतना हिस्सा है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर जाके कट के अलग हो जाएगा और यहां इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ वो आपका बे ऑफ बंगाल में आके गिरेगा। अब उसके बाद में अपने पास में सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा। अब इतने हिस्से का क्या हो रहा है, ये इतना हिस्सा जो है रॉकेट कट के गिरने के बाद में और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहां पे पहुंचने के बाद में अब ये जो इतना हिस्सा है, इसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। फिर देखिए, ये जो इतना हिस्सा है ये ऊपर कट के अलग हो जाएगा और अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में सिर्फ ये जो इतना क्रू मॉड्यूल है ये बचेगा। देखते जाइएगा, इसके नीचे का रॉकेट पहले कट के अलग हो गया, इसके ऊपर एक रॉकेट लगाया वो भी कट के अलग हो गया। अब ये जो क्रू मॉड्यूल है, ये यहां से ये जो रॉकेट है ये थोड़ा सा आगे जाएगा और आगे जाके फिर ये भी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे गिरेगा, मगर उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब है इस पर्टिकुलर चीज से। ये यहां पर आया, यहां पे अपना क्रू मॉड्यूल अब धीरे 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 जो है यहां से ये नीचे की तरफ में आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो ये क्रू मॉड्यूल का रीओरिएंटेशन करवाया जाएगा। इसका रीओरिएंटेशन करवा के हवा में इसके जो जिस भी तरीके से ये है उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। उसके बाद में फिर यहां से दो पैराशूट्स खुलेंगे और ये इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू करेंगे। धीरे 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 ये दो पैराशूट्स के साथ में कि सर्टेन ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए यहां तक आएगा। उसके बाद में तीन पैराशूट्स खुलेंगे और ये तीन पैराशूट्स कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल पैराशूट्स हैं। इसकी मदद से इसकी वेलोसिटी को और कम करवाया जाएगा और करवाते करवाते अल्टीमेटली फिर बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल के पास में आ जाएगा। यहां तक जमीन से थोड़ा सा डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी एकदम ही कम हो जाएगी, तब ये पैराशूट्स उसके बाद में अल्टीमेटली फिर ये यहाँ पे आके नीचे टकराएगा बे ऑफ बंगाल में। तो आपका जो टक्कर होगी वो ऐसा नहीं एकदम से बहुत तेज होने वाली है। टक्कर जो है बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत आराम से होगी, क्योंकि झटका ना लगे, आपका जो पूरा क्रू मॉड्यूल है उसको कोई दिक्कत ना आए, इसके अंदर जो अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए और इंश्योर करवाया जाए कि सेफ लैंडिंग हो जाएगी। फिर से देखिए इसको एक बार ज्यादा बेहतर तरीके से समझिएगा। अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो इस क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठे होंगे, वो इसके अंदर अपना पूरा जो भी टाइम पीरियड है, जितना भी उनको स्पेस में बिताना है वो बिताएंगे और इसी में बैठा के अपन लोग उनको भेजने वाले हैं। कहानी क्या है, अगर कल को भेजते वक्त में कोई दिक्कत आ जाती है, मिशन बीच में अबॉर्ट करना पड़ता है या मिशन पूरा करके सक्सेसफुली भी वापस आते हैं, तो इसको लैंड तो करवाना पड़ेगा। मिशन अगर अबॉर्ट हो गया और उसके बाद भी इसको लैंड करवाना पड़ेगा और सेफली लैंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान जरूरी है बचाना। इसी तरह से अगर मिशन पूरा हो गया और उसके बाद उसके बाद में अगर इसको जमीन पर लाना है तो भी इसकी सेफ लैंडिंग जरूरी है, क्योंकि अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना जरूरी है। तो अब किया ये जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है कि कल को कोई दिक्कत आ जाए तो ये सेफली लैंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सबसे अपने मेन काम की चीज यही है, क्योंकि इसी में अपने एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं। तो करवाया क्या जा रहा है, ये जो सुंदर सा बड़ा सा रॉकेट है नीचे की तरफ में, यहां पे
ये लगाया गया रॉकेट जो ऊपर की तरफ में इसको उठाएगा। ये अपना क्रू मॉड्यूल है जिसमें अपने लड़के बैठे रहेंगे, जो जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ऊपर जाएंगे स्पेस में। और ये इसके ऊपर एक और गाइडिंग रॉकेट लगाया गया है जो इसको आगे की तरफ में लेकर जाएगा। अब कहानी ये है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां से अपना लॉन्च करवाया, ये रॉकेट जो है अब इसको ऊपर लिफ्ट करते 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 एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर गया। यहां पर ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, इसमें से रॉकेट कटकर अलग हो जाएगा। ये जो नीचे वाला रॉकेट है, ये जो नीचे वाला रॉकेट है, ये कटकर यहां पे अलग हो जाएगा और उसके बाद में ये गिरेगा। अब यहां से जो इतना इतना अपना सिस्टम बचा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये रॉकेट अब यहां पे अपना आके गिर गया और ये सिस्टम जो है, इसके ऊपर का इतना जो सिस्टम बचा है, ये आगे बढ़ा। यहां पर पहुंचने के बाद में, यहां पर पहुंचने के बाद में अब ये जो ऊपर वाला रॉकेट है, इससे अपना क्रू मॉड्यूल कट के अलग हो जाएगा और ये सिर्फ इतना इतना हिस्सा जो है आगे जाएगा। अब ये जो अपना क्रू मॉड्यूल है जो यहां पे इतने हिस्से से कटकर अलग हुआ है, इसमें अपने एस्ट्रोनॉट बैठे रहेंगे या फिर अपने एस्ट्रोनॉट्स को इसी में रखना है। तो अब ये क्रू मॉड्यूल यहां से अलग हुआ, बाकी अपना ये जो बचा हुआ रॉकेट का हिस्सा है वो आगे जाके 14-15 किलोमीटर दूर गिरेगा, उस पोजीशन से जहां पर अपने को क्रू मॉड्यूल को अपना उतारना है। अब ये क्रू मॉड्यूल यहां पे अलग हो गया, धीरे धीरे अब ये धरती की तरफ में आना शुरू करेगा। तो दो पहले तो इसका रीओरिएंटेशन होगा, यानी कि इसकी पोजीशन बदली जाएगी। पोजीशन बदलने के बाद में फिर इसके दो पैराशूट्स खुलेंगे जो इसकी वेलोसिटी को कम करेंगे। अब ये पैराशूट जब इसकी वेलोसिटी को ठीक ठाक लेवल तक कम कर चुके होंगे, उसके बाद में 3 और पैराशूट्स खोले जाएंगे जिसकी मदद से इसका ओरिएंटेशन भी थोड़ा सा चेंज करवाया जाएगा, इसको सीध में लाया जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका ओरिएंटेशन भी जो है वो सीध में लाया जा रहा है, प्लस इन 3 पैराशूट्स की मदद से इसकी वेलोसिटी को कम किया जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी कम होगी, इसके चलते क्या होने वाला है, इस वेलोसिटी के कम होने के चलते बहुत सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब बे ऑफ बंगाल से आप जाके भड़ से नहीं टकराओगे, बे ऑफ बंगाल के पानी में धड़ से नहीं गिरोगे, उससे फिर दिक्कत हो सकती है, क्रू मॉड्यूल भी टूट सकता है, एस्ट्रोनॉट्स की जान को भी खतरा है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनली जब ये बे ऑफ बंगाल पे टकराएगा, यूं गिरने की जगह ये प्यार से आके धीरे से जो है वाटर को टच करेगा और इसके चलते जो है सेफ या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, अपना क्रू मॉड्यूल भी बचा रहेगा और अपने एस्ट्रोनॉट्स की भी जान जो है उसको कोई खतरा नहीं होगा। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। ये अपना जो पूरा का पूरा मिशन होने वाला है, गगन, ये जो पूरा का पूरा अपना मिशन होने वाला है जिसका नाम है आपका फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, उसमें ये चीज जो है अपनी इसमें चेक होने वाली है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है, क्रू मॉड्यूल क्या होता है और क्रू मॉड्यूल की जो है टेस्टिंग वगैरह है ये क्यों करवाई जा रही है, ये सारी की सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। चलें, तो ये हो गई अपनी ये वाली न्यूज। अब अगली न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। चलें, नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आते हैं। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पीएससी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बाकी आपके जो दूसरे एग्जाम्स हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हो गए, इसमें तो बहुत हाई चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। तो खबर यह है कि क्रिकेट जो है उसको ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। इनफैक्ट इस तरह से कह सकते हैं कि क्रिकेट जो है लगभग 128 साल के बाद में ओलंपिक में वापस लौट कर आया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले एक बार ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हो चुका है, अब 128 सालों के बाद में इसको फिर से शामिल किया जा रहा है। तो खबर यह है, क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है और 2028 का जो लॉस एंजलिस का ओलंपिक्स होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर क्रिकेट को भी एक इवेंट के तौर पर शामिल किया गया है। इसके पहले क्रिकेट को एक बार, सिर्फ एक बार ओलंपिक्स में एक इवेंट के तौर पर शामिल किया गया था, वो था सन 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स के पहले, जो अभी 2028 में होने वाले हैं, इसके पहले क्रिकेट सिर्फ एक बार ओलंपिक्स में आया है, वो है सन 1900 में, यानी कि जो सेकंड आपका ओलंपिक्स हुए थे 1896 के बाद में पेरिस में, वहां पर एक इवेंट के तौर पर ये आया था। उसके बाद से फिर इसको ड्रॉप कर दिया, फिर ये क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में कभी शामिल नहीं हुआ, और अब फाइनली जो है ये सिर्फ एक बार जो है तब आया था, और अब उसके बाद फाइनली 128 सालों के बाद में लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी एक इवेंट के तौर पर शामिल होगा। अब ये जो पूरा इवेंट होने वाला है, इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये 6 टीमें कौन सी होंगी, कैसे क्वालिफाई करेंगी, किस तरीके से इनको ओलंपिक्स की दावेदारी मिलेगी, इस बात को लेकर अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, वो आगे डिसाइड करेंगे। मगर इतना तय हो गया है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को अब एक इवेंट के तौर पर 2028 से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है क्रिकेट के साथ में। एक स्क्वैश है, दूसरा बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल है, तीसरा लैक्रोसे है, और चौथा है फ्लैग फुटबॉल। ये 4 गेम्स को और शामिल किया गया है, कुल मिलाकर 5 गेम। क्रिकेट हो गया, स्क्वैश हो गया, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल हो गया, लैक्रोसे हो गया और फ्लैग फुटबॉल, ये 5 गेम्स जो है इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये बनेंगे कि क्रिकेट को पहली बार शामिल किया जा रहा है, सही है या गलत है। तो ये अपने को याद रखना है कि क्रिकेट एक बार ओलंपिक्स में पहले आ चुका है, 1900 में आया था, सिर्फ एक ही बार आया था, उसके बाद फिर कभी नहीं आया। तो ये कहना कि
कि क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया ओलंपिक्स में, ये गलत है। सेकंड टाइम कह सकते हैं शामिल किया गया, 128 साल के बाद में ही आ रहा है। सिर्फ अकेले क्रिकेट को शामिल किया गया वो भी गलत है, 4 और इवेंट्स को शामिल किया गया। अब सवाल उठता है कि क्रिकेट को शामिल क्यों किया गया। इसकी वजह यह है कि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश ये हो गए, श्रीलंका को भी मिला लीजिए, नेपाल को भी मिला लीजिए, और अब तो अफगानिस्तान में भी फेमस हो रहा है। इन सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के आसपास या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इतने सारे लोग क्योंकि क्रिकेट देखते हैं, और ओलंपिक्स की भी टोटल व्यूअरशिप 1 बिलियन के आसपास में आती है, तो इनका इनका प्लान यह है कि अगर क्रिकेट को भी अपन ने शामिल कर लिया तो इतने लोग क्रिकेट का इवेंट देखेंगे, इससे अपनी जो है व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। प्लस अगर ये क्रिकेट का इवेंट देखेंगे तो ओलंपिक्स के दूसरे गेम्स वगैरह के इवेंट भी देखेंगे, इससे ओलंपिक्स की जो रीच है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा बढ़ेगी क्रिकेट वगैरह के चलते। तो इससे आईसीसी का भी फायदा होगा, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का भी फायदा होगा, खूब उनको जमकर विज्ञापन वगैरह भी मिलेंगे, और आपकी जो टीआरपी रेटिंग्स है वो भी अच्छी खासी हाई हो जाएंगी, और इसकी मदद से वो ओलंपिक्स के दूसरे गेम्स को भी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फेमस करवाना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ये व्यापारिक है, आप शुद्ध लाभ देख रहे हो अपना, बट फिर हर चीज में इकोनॉमिक्स देखी जाती है, बट ओवरऑल इससे गेम का भला होगा। अब क्रिकेट अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है और इसकी मदद से ये दूसरे गेम्स को यहाँ पे फेमस कराना चाहते हैं, तो यह बात तो दूसरे देशों पे भी लागू होती है जहां पे क्रिकेट नहीं खेला जाता। अगर वो लोग क्रिकेट देखेंगे तो शायद इससे उन लोगों पे ओलंपिक्स वगैरह के इवेंट्स में, तो वहां पे भी क्रिकेट का फेमस होने का और एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। तो दोनों लोगों का जो है फायदा इस पूरी की पूरी चीज में हो रहा है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि सबसे पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया था ओलंपिक्स में, तो 1900 में शामिल किया गया था। कितनी बार इसके पहले शामिल किया जा चुका है, सिर्फ एक बार किया गया है। एंड ये 2028 में जो लॉस एंजलिस में कितने सालों के बाद में शामिल किया गया दोबारा, तो 128 साल के बाद किया गया। इसके अलावा कितने और गेम्स को शामिल किया जा रहा है, स्क्वैश, बेसबॉल, लैक्रोसे और फ्लैग फुट, और कितनी टीमों का इवेंट रहने वाला है, 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। एक तरीके से हिंदुस्तान की भी यहां से उम्मीद बन गई है कि शायद हम लोग गोल्ड मेडल ला सकते हैं यहाँ पर ओलंपिक्स में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। अब ये जो दूसरे गेम्स हैं इनकी मैंने फोटोग्राफ लगाई है आपको दिखाने के लिए कि ये कौन कौन से गेम्स हैं, थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। स्क्वैश का गेम ऐसा होता है कि एक दीवार पे आपको बॉल मारनी है और दोनों प्लेयर्स जो है इस तरीके से खेल रहे हैं। एक बार इस प्लेयर ने बॉल मारी, अब दीवार फिर से जब ये बॉल लौट कर आएगी तब ये वाला प्लेयर इस बॉल को मारेगा, फिर ये वाला प्लेयर फिर से उस बॉल को उस पर मारेगा, अब दीवार से जब वो लौट कर आएगी तब ये प्लेयर मारेगा। इस तरीके से स्क्वैश खेला जाता है, फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया गेम मानते हैं, तो ये स्क्वैश हो गया। दूसरा बेसबॉल है। बेसबॉल अमेरिका में बहुत फेमस है। ये बेसबॉल का ग्राउंड है और ये बेसबॉल का मैच चल रहा है। अब ये सामने वाला इसको बॉल फेंकेगा, ये जो है उसको हिट करेगा, रन वगैरह लेते हैं, और उस तरीके से मोर और लेस क्रिकेट से काफी हद तक मिलता हुआ है। ये बेसबॉल का गेम हो गया। तीसरा है लेक्रोसे। लेक्रोसे का जो ये गेम है, इसमें क्या किया जाता है कि आप बेसिकली हॉकी जैसा ही होता है कि, मगर इसमें अब यह है कि आपके पास में हॉकी की जगह पे इस तरीके का एक ये पोल है जिसमें एक छोटा सा नेट लगा हुआ है। इसमें बॉल को लेकर आप दूसरी तरफ की टीम के गोल में जाके बॉल मारने की कोशिश करते हो और सामने वाले आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली हॉकी जैसा गेम है, बस वहां पे हॉकी की जगह पे इस तरीके का ये बैट इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ये बॉल होती है। चौथा जो गेम है, इसका चौथा जो गेम है लेक्रोसे का, इसके बाद जो फ्लैग फुटबॉल गेम आता है, इसमें ये होता है कि जैसे रग्बी जो खेल है, रग्बी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें एक बच्चा जो या फिर एक जो आपका प्लेयर है वो बॉल लेकर भागेगा जैसे रग्बी में भागते हैं, और आपके दूसरी तरफ का जो गोल है उसमें घुसने की कोशिश करेगा। इसमें लोग अब उसको पकड़ के या उसको रोक के उसके हाथ से बॉल छीनने की जगह उसने जो बेल्ट पहनी होगी उसको उतारने की कोशिश करेंगे। अगर वो बेल्ट उतार लेते हैं तो फिर उनको पॉइंट मिल जाएगा, और अगर वो बेल्ट नहीं उतार पाते और उसके पहले वो जाके उनकी अपोनेंट टीम के गोल में घुस जाता है तो फिर उसको उसकी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से ये रग्बी का एक नया फॉर्मेट निकल कर आया। तो कुल मिलाकर ये 4 गेम्स भी हैं, इनको भी शामिल इसमें किया गया है, और साथ में क्रिकेट को भी जो है इसमें शामिल किया गया है। चले, तो ये हो गई ये वाली न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 18 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं द हिंदू के, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में बताएं जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। एंड याद रखें, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।